हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो रिमेनिंग पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन। यानी रीनल फंक्शन कैसे रेगुलेट होते हैं अपनी बॉडी में, वो अपन बात करेंगे। और नीट में इसमें से एक एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है ना। हार्मोन बेस्ड हो चाहे कंट्रोल बेस्ड हो, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं तीनों मैकेनिज्म, फिर अपन उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन, आई मीन टू फंक्शन ऑफ किडनी कैसे रेगुलेट होती है, अपनी बॉडी कैसे रेगुलेट करती है उसको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो आज का अपना हेडिंग हो गया रेगुलेशन ऑफ रीनल मीन्स किडनी फंक्शंस, रेगुलेशन ऑफ रीनल functions, okay. So how these are controlled by our body? There is the three different way to control the renal functions, okay. What they are? First is called by hypothalamus. और hypothalamus आपको पता ही अपने ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो नर्वस को भी रेगुलेट करता है एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। तो मेन तो हो गया हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेकंड जो बात कर रहे हैं बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, और ये जो है वो किडनी के अंदर होता है, ये जिसको अपन शॉर्ट में अपन बोलते हैं JGA, और जिसकी मैकेनिज्म आप सबने पढ़ रखी है, अपन ने डिस्कस भी किया था, याद करो हल्का सा, राज, ओके। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरी जो मैकेनिज्म है रेगुलेशन की, वो है बाय हार्ट, यानी अपना हार्ट भी किडनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है, अपनी किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। फोर्थ जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन नाम बता रहा हूं, उसका नाम है ऑटो रेगुलेशन, और इसमें मेन जो सेल होती है, जो आपने नाम पढ़ा होगा, मिजेंजियल सेल। कौन सी बेटा? मिजेंजियल सेल्स, ये रेगुलेट करती है। ऑटो रेगुलेशन है पूरा का पूरा, ठीक है। ये चार डिफरेंट मैकेनिज्म है, जिसमें से 1, 2 एंड 3 ये तीनों एनसीईआरटी में मेंशन है, ये फोर्थ वाली मेंशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बाय रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये तीन हो गई। सबसे पहले वन बाय वन इंडिविजुअली अपन अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइपोथैलेमस वाले मैकेनिज्म, बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए, अपन को पता है हाइपोथैलेमस के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, और ब्लड सप्लाई जो हो रही है वो किसके थ्रू होती है, अपन को पता है आर्टरीज के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस को सप्लाई करने वाली आर्टरी बना दी, ये लीजिए आर्टरी, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमिक आर्टरी, ओके। और अपन को पता इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो मैं यहाँ पर मैंने अंदर की ओर बना रहा हूँ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ये ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग, ठीक है। अब नेचर ने क्या किया अपन को, आर्टरीज के अंदर, ओनली इन आर्टरीज नॉट इन वेन्स, आर्टरीज के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर दिए। कौन सी आर्टरी की बात कर रहा हूँ मैं? हाइपोथैलेमिक आर्टरी, जो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन को सप्लाई कर रही है, हाइपोथैलेमिक पार्ट को। ये रिसेप्टर जो है, इनका नाम रखा गया है अपने ओस्मो रिसेप्टर। देखो नाम में काम छुपा हुआ है, ओस्मो रिसेप्टर मीन्स ये रिसेप्टर है वो ब्लड की ऑस्मोलरिटी को रेगुलेट करते हैं। जैसे अपने किडनी में पढ़ा था कि ब्लड की ऑस्मोलरिटी नॉर्मली कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, और यूरिन की कितनी होती है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है ना। अलग अलग टाइप की ऑस्मोलरिटीज होती है। तो ये ऑस्मो रिसेप्टर है, जैसे ब्लड के अंदर ऑस्मोलरिटी चेंज होगी ये एक्टिवेट हो जाएगी। कब एक्टिवेट होगी? देखिए, ऑस्मो रिसेप्टर दे आर एक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड व्हेन, कौन कौन सी कंडीशन है जब ये एक्टिवेट या स्टिमुलेट होंगे? पहली कंडीशन, अगर ब्लड वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में BLD लिख रहा हूँ, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाए, उस समय भी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है ब्लड की, ठीक है। दूसरा, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, सपोज करो एक्सीडेंट हो गया, खूब सारा ब्लड बाहर निकल गया, उस समय एक्टिवेट हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, आयनिक कंसंट्रेशन का मतलब हो गया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना, बोले तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। और इलेक्ट्रोलाइट आपको पता ही है, केमिस्ट्री में आते ही अपने ब्लड के अंदर जो मेन है, मैं बात लिख देता हूँ, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड,
बाइकार्बोनेट्स, दीज और आर इलेक्ट्रोलाइट एक्सेट्रा। ये अपने ब्लड के अंदर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अगर इनमें किसी में भी डिस्टर्बेंस आया किसी वजह से, चाहे वो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया हो, बॉडी फ्लूइड कम हो गया हो, आयनिक कंसंट्रेशन अबनॉर्मल हो गई हो, बोले तो इम्बैलेंस हो गया, उस कंडीशन में ये रिसेप्टर है वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे ही एक्टिवेट होंगे इन कंडीशन में जो मैंने मेंशन कर रखी, अब एक्टिवेट होती ऑस्मो रिसेप्टर मैसेज इसके थ्रू सेंड करेंगे भाई, नर्व के थ्रू, नर्व्स स्पेशली 9th और 10th जो क्रेनियल नर्व होती है वो हाइपोग्लोसल और अपने दूसरी हो जाती है वेगस नर्व, इसके थ्रू वो मैसेज सेंड करेंगे आपको। नर्व्स के थ्रू का मैसेज आएगा, मेन पार्ट अपना ब्रेन का जो है दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा हाइपो, ठीक है। हाइपोथैलेमस इमीडिएट मैसेज करेगा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को, इसको मैसेज चला गया। ये इमीडिएट क्या करेगा, एक हार्मोन होता है जिसका आपको नाम पता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में अपन लिख रहे हैं एडीएच, ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन, क्योंकि ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इसलिए नाम रखा गया वेसोप्रेसिन। और तीसरा इसका नाम है पिट्रेसिन, पिट्रेसिन, तीनों एक ही हार्मोन के नाम है, क्लियर। ये रिलीज होगा, ये रिलीज होकर आएगा किसके अंदर आपको पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो हाइपोथैलेमस से कौन सी ग्लैंड कनेक्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट है जो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में, वो है आपके पोस्टीरियर पार्ट, और उससे अपन बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आ गया पोस्टीरियर पार्ट में, वहां से एंटर कर जाएगा किसमें, ब्लड में। कहाँ एंटर कर गया बेटा, ब्लड में। और ब्लड में से आने के बाद में ये अटैक करेगा किसके ऊपर, रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर। किसमें, रीनल ट्यूब्यूल्स। अब रीनल ट्यूब्यूल्स में तो सारी आती है, कौन कौन सी आती है, पीसीटी आती है, डीसीटी आती है, दोनों आती है, दो रीनल ट्यूब्यूल है। सीटी होती है लेकिन इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, वो अलग पार्ट है, एक कलेक्टिंग पार्ट है। तो रीनल ट्यूब्यूल्स में काम करे, इसलिए एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टल पार्ट। तो डिस्टल पार्ट से मतलब है ट्यूब्यूल्स वाला डिस्टल पार्ट कौन सा हो गया, डीसीटी, जो नेफ्रॉन का पार्ट है दैट इज कॉल्ड सीटी। इन दोनों पर अटैक करेगा, कौन सा, एडीएच हार्मोन, क्योंकि इसके पास में रिसेप्टर है, कौन सा रिसेप्टर है, एक्वापोरिन रिसेप्टर। कौन सा, एक्वापोरिन रिसेप्टर होते हैं जिसपे एडीएच अटैक करेगा। अब इस पे अगर अटैक किया और अटैक करने के बाद में क्या करेगा इसे, वाटर का, तो वाटर की बॉडी में क्या डेफिशिएंसी है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यानी वापस बॉडी के अंदर ले जाना स्टार्ट कर देगा, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, प्लस साथ में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देगा। दोनों का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, क्यों, मान सपोज करो सोडियम डेफिशिएंसी होगी तो भी ये काम कर लेगा, वाटर डेफिशिएंसी होगी तो भी ये काम कर लेगा। कुल मिला के बॉडी के अंदर फ्लूइड को वापस लेके आना इसका मेन एम है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो पहले से जो ब्लड प्रेशर कम हुआ था, अब ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मतलब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। प्लस साथ में बीपी ज्यादा होगा तो साथ ही साथ में किडनी से फिल्टर होने की रेट पहले की कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा से मतलब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी अपना, ठीक है। तो कुल मिला के जो ब्लड प्रेशर कम हुआ था, जो बॉडी फ्लूइड कम हुआ था, उसको वापस अपन ने रिटेन कर लिया। ये हो गई मैकेनिज्म नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब अपन बात करेंगे मैकेनिज्म नंबर सेकंड की, ओके। चलिए, तो अपन फर्स्ट मैकेनिज्म कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल 3 मैकेनिज्म है। अब सेकंड वाले मैकेनिज्म पे चलते हैं। सेकंड जो मैकेनिज्म है उसका नाम अभी अपन लिखा था JGA, जक्स्ट्रा ग्लैमेरुलर एपरेटस, जिसको अपन शॉर्ट में लिखा था, याद करो अभी, रास। या रास की फुल फॉर्म लिखना पहले जरूरी, जो जेजी के मैंने लिख रखी है आपके पहले। रास का मतलब यहाँ पर है रेनिन, देखो सिंगल एन आया, ध्यान रखना। और स्टोमक वाले में जो एंजाइम होता है उसमें डबल एन आता है, रेनिन, एंजियो टेंसिन, एल्डोस्टेरोन, S4 सिस्टम बोल दो या मैकेनिज्म बोल दो, ये इतनी बड़ी है। ये कब होगा, देखो ये कब एक्टिवेट होगी, एक तो होगी एक्टिवेट, दूसरी एक्टिवेट कब होगी, व्हेन सपोज करो किसी बंदे का ब्लड प्रेशर कम हो गया, किसी भी वजह से हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो किडनी में ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी किडनी में से जो फिल्टर आकर आ रहा है फ्लूइड, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और GFR जैसे ही कम होगा तो अपन ने उसमें JG में पढ़ रखा था ऑलरेडी कि यहाँ की जो JG सेल्स है, कौन सी JG सेल्स, ये स्टिमुलेट हो जाएगी, बोले तो एक्टिवेटेड हो जाएगी। और ये स्टिमुलेट होते ही रिलीज करेंगे कौन सा हार्मोन, दैट इज नोन एज रेनिन हार्मोन। ये आ गया आपके कौन सा, रेनिन हार्मोन। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना,
रेनिन मेडिकली हार्मोन और एंजाइम दोनों कंसीडर हो रहा है, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अप टू द नीड आपको उसको हार्मोन कंसीडर करना है, ठीक है। अब ये रेनिन आया, रेनिन क्या करेगा, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। कौन सा? एंजियो, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। और इसको बनाता कौन है हमारे, ये हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा आपको पता ही है, बॉडी के अंदर जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं कौन बनाता है? लीवर। लीवर के अंदर अल्फा 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन से ये बनता है। किससे बनता है? अल्फा 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनता है एंजियोटेंसिन। अब आकर रेनिन इस पर अटैक करेगा, जो किडनी से आया है, ब्लड के अंदर आ गया है। हार्मोन हमेशा ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इसको एक्टिव कर देगा, किसमें? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किसमें? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? ये एक्टिवेट हो गया, लेकिन पार्शियल एक्टिवेट हुआ, फुल एक्टिवेट नहीं हुआ। अब इसके ऊपर ये जाएगा किसके अंदर? हमारे लंग्स के अंदर, लंग्स की कैपिलरीज के अंदर जाएगा, ठीक है। वहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको शॉर्ट में मैंने लिखा है ACE। कौन सा एंजाइम? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो इसको इमीडिएट कन्वर्ट कर देगा इसकी पार्शियल से फुल्ली एक्टिव फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिन सेकंड। ये जो है ये फुल्ली एक्टिवेटेड है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म है इसकी, आपकी वो पार्शियली था, ये फुल्ली एक्टिवेटेड है, ठीक है। अब जाकर ये क्या करेगा, ये जाके दो काम करेगा। ये एंजियोटेंसिनोजन जो है, एक तो अटैक करेगा किस पे? एड्रिनल ग्लैंड पे। किस पे बेटा? एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड के भी कौन से पार्ट पे अटैक करेगा? वो करेगा कॉर्टेक्स पे। दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। और यहाँ से रिलीज कराएगा कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। तभी तो नाम क्या रखा गया था अपने, याद करो नाम क्या रखा था अपने? देखो रेनिन आ गया, एंजियोटेंसिन आ गया, और अब तीसरा हार्मोन आ गया, कौन सा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये जाकर अटैक करेगा किस पे? अगेन वही DCT एंड CT पर, सेम जो हाइपोथैलेमस मैकेनिज्म होता है। और यहाँ जाकर क्या करेगा? वाटर एंड सोडियम का क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, यानी कि रिटेंशन शुरू कर देगा, बॉडी के अंदर लाना शुरू हो जाएगा, यूरिन में आउटपुट इसका कम कर देगा। दूसरा ये क्या करेगा? ये है पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। क्या है? पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल को क्या कर देगा? ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। कौन सी ब्लड वेसल? एफरेंट आर्टेरियोल, जो किडनी के अंदर ब्लड लेकर आती है, दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियोल। इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो इनिशियली GFR क्या हो जाएगा? जो ब्लड फ्लो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इधर सोडियम वगैरह बढ़ गया तो बॉडी फ्लूइड क्या हो जाएगा? यानी कि यूरिन के अंदर जो एक्सेस में जा रहा है वाटर या सोडियम, उनको रोक देगा, ठीक है, कम कर देगा। रोकने से मतलब बॉडी फ्लूइड पहले के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और BP बढ़ जाएगा, और BP बढ़ेगा तो आफ्टर ऑल क्या बढ़ जाएगा? GFR बढ़ जाएगा, यानी कि नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। ओके गाइस, ये दो मैकेनिज्म आपके कंप्लीट हो जाती है। देखो आपने दोनों में नोट किया था, हम ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, है ना, फर्स्ट वाली में भी और सेकंड वाली। अब अपन बात कर लेते हैं, एक छोटी सी मैकेनिज्म है, दैट इज बाय हार्ट। ओके, तो ये आपके दो क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब तीसरी मैकेनिज्म में आइए। चलिए, तीसरी मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा था बाय हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये। कैसे? देखो अपन को पता, हार्ट इज फॉर्म्ड बाय द 4 चेम्बर्स, यानी कि हार्ट के अंदर 4 कमरे हैं। उनमें से अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने हार्ट बना दिया, इसके 4 चेम्बर बना दिए। ये 4 चेम्बर है, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम जो है, इसके अंदर पूरी बॉडी का ब्लड आता है, अपन को पता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो अगर इन मैकेनिज्म ने काम किया है तो बॉडी के अंदर फ्लूइड ज्यादा है तो हार्ट में भी फ्लूइड क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो सबसे पहले लोड किस पे आएगा? राइट एट्रियम पे। तो राइट एट्रियम के अंदर स्पेसिफाइड सेल्स होती, ठीक है, वो रिलीज करती है क्या? अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है, अगर दोनों मैकेनिज्म ने काम किया, स्पेशली राज को चेक करेगा ये कि उसने काम किया या नहीं किया, ये हार्ट का काम है। BP अगर बढ़ा है तो आपको पता ही है, राइट एट्रियम जो है, हार्ट, एनसीईआरटी में केवल हार्ट लिखा हुआ है, मैं राइट एट्रियम स्पेसिफिक बता रहा हूँ। राइट एट्रियम की सेल्स रिलीज करती है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, इसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं ANF, या इसको बोल सकते हैं एट्रियल नेट्रिएटिक पेप्टाइड, पेप्टाइड बिकॉज इट इज पेप्टाइड हार्मोन, तो इसको ANP भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये क्या करेगा कि भाई देखो इस नाम में देखो, एट्रिया से आएगा, कौन सा एट्रिया से? राइट से आएगा। नेट्री, नेट्री का मतलब आपने पढ़ा ही होगा, नेट्रियम, नेट्रियम का मतलब सोडियम,
यानी सोडियम को स्पेशली सोडियम को लेकर बहुत सेंसिटिव है। तो अब ये क्या करेगा, एएनएफ आया, एएनएफ आते ही क्या करेगा, वेजो डायलेशन करा देगा, वेजो डायलेशन करा देगा, वेजो डायलेशन करा देगा, उस बंदे का ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले के कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। एक दूसरा क्या कर देगा, डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम बीसीटी एंड सिटी, यानी सोडियम को यहाँ आने से रोक देगा कि बॉडी में सोडियम की जरूरत नहीं है, इसलिए आप जाओ। तो इसने क्या चेक कर लिया, इसने राज को चेक किया, इसको केस किया, राज को चेक कर लिया कि भाई राज ने काम किया या नहीं किया। इसलिए एनसीईआरटी में आपको लास्ट लाइन मिलेगी, एएनएफ चेक द राज मैकेनिज्म। ठीक है, ये तीनों मैकेनिज्म आपके कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? तो अब अपन कर लेते हैं इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए साहब, क्लियर है तीनों मैकेनिज्म? चलिए, ये हो गया रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन में आपको बाद में डिस्कस करूंगा, चैप्टर पूरा होने के बाद में। चलिए साहब, अब करते हैं अपन क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जो नीट का पूछा गया है 2013 के अंदर। क्या पूछा गया क्वेश्चन देखिए, ऑस्मो रिसेप्टर आर एक्टिवेटेड बाय, पहला फर्स्ट ऑप्शन दिया था लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, सेकंड दिया था डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, थर्ड दिया था इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था वहां पर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और फोर्थ दिया था ऑल ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको मेंशन किया ही था पहले, मैंने आंसर विल बी, क्योंकि इसकी वजह से भी होता है, इसकी वजह से भी होता है, सारा ही है जिससे ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, एक्टिवेट। आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए सर, एक क्वेश्चन तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2013 में आया हुआ था। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ 2015 का। उसमें ये पूछा गया था रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम इन द distal tubules of renal occurs by, पहला ऑप्शन ऑक्सीटोसिन, दूसरा ऑप्शन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा ऑप्शन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं, और फोर्थ था वेसोप्रेसिन। तो आप ही बता दीजिए रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है वाटर इन सब का, वेसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम अपन ने लिखा था, याद करो, पिट्रेसिन, ऑल्सो नोन एज एडीएस। तो नाम चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 4th। ओके बेटा, दैट इज अ कंप्लीट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रीनल्स। अब आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा, नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।